हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेनिंग शॉर्ट अबाउट द फंडामेंटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स हमें कौन सा एक्सप्लेन करना है इसमें, इस क्वेश्चन में बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बहुत सारे फोर्स, नंबर ऑफ फोर्स के बारे में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, बट उसके जस्ट नेम ही दिए थे और इसके मैंने एग्जांपल दिए थे। आज थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट तो चाहिए, ठीक है। लेट्स से फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास m1 एंड द सेकंड ऑब्जेक्ट मास m2 है, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन, रिपल्जन नहीं बोला, देखो इसमें ऑलवेज इट इज अट्रैक्टिव टाइप फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव टाइप फोर्स, क्लियर। तो देखो वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, इसमें m1 और m2 है कि नहीं। तो जैसे मैं एक चौक को यहाँ से नीचे गिराता हूँ, ठीक है, तो फ्री फॉल यहाँ पे होती है, यहाँ पे चौक को फ्री फॉल ऐसे करवाता हूँ नीचे की साइड, तो अर्थ है उसको अट्रैक्ट करती है। तो उसमें चौक जो है उसका मास m1 हुआ और अर्थ का मास है वो m2 हुआ, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन हुआ दोनों के बीच में, ठीक है। तो उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, क्लियर। इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स का बेटा मीनिंग है इट अप्लाइज एंड ईच एंड एवरी प्लेस ऑन दिस अर्थ, क्लियर। ऐसा नहीं है कि इंडिया में लगेगा तो यूएस में जाओगे तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, वहाँ पे भी है। तो इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स है। कौन सा है, यूनिवर्सल फोर्स, राइट। द नेक्स्ट वन इज एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। मतलब एक जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ऑलवेज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक्सपीरियंस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब ए और दूसरा अदर ऑब्जेक्ट में, मतलब कोई अर्थ है, अर्थ का मास अगर ले लो, अर्थ ले लो दूसरा ऑब्जेक्ट में, तो ये दोनों के बीच में ऑलवेज कौन सा फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, और वो तब यूनिवर्स में वो पॉसिबल है, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज ग्रेविटी गवर्न्स द मोशन ऑफ मून। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, नेचुरल फिनोमिना कौन सी है, तो मोशन ऑफ द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। तो ये अर्थ है, यहाँ पे मून हो गया, और मान लो कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये इसकी ऑर्बिट है, ये मून की ऑर्बिट है। तो ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया, और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया। तो अर्थ और मून के बीच में भी क्या होगा, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए m1 एंड m2 मास, ठीक है। तो दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, सैटेलाइट और अर्थ के बीच में भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। आया समझ में। मोशन ऑफ द अर्थ एंड द प्लैनेट्स अराउंड द सन, तो वैसे ही सेम सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स है वो दोनों के बीच में, उस दोनों के बीच में भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, राइट। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने और साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा टाइटल कौन सा है, तो टाइटल है एक्सप्लेनिंग शॉर्ट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। द सेकंड फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। हाउ इट इज डिफर फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स। द वर्ड से दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, the word combines electromagnetics means what, electric and magnetic effects. The both effects are included in this kind of force, electric as well as magnetic effect. So electromagnetic force is the force between charged particles. Charged particle, that means q1 and q2. Let's say two charged particle, first one is q1 and the second one is q2, clear. When charges are at rest, the force is given by Coulomb's law. When they are at rest, the force is given by Coulomb's law. And what is Coulomb's law? Coulomb's law says that the attraction force या तो repulsion force, if two charges have the different sign,
मतलब वन है पॉजिटिव है, सेकंड चार्ज वो नेगेटिव है, तो ये दोनों में कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स होगा? मान लो ए पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, या तो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, तो दोनों में कौन सा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, दोनों में रिपल्सिव फोर्स होगा, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसमें रिपल्सिव फोर्स होगा। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। द फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, द फोर्स which is applied between two charge particle is always proportional to the product of them। ठीक है, यहाँ की प्रोडक्ट है ना Q1 एंड Q2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। This law we will study in standard 12 chapter number 1 electric charges and fields. So very basic law, and it always applied whenever the charge are at rest। ठीक है, चार्ज जब रेस्ट में होते हैं तभी ये फोर्स अप्लाई होता है। नेक्स्ट वन, चार्ज जब मोशन में होते हैं तो क्या होता है? द चार्जेस इन मोशन ऑलवेज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इफेक्ट। उसमें बेटा कौन सी इफेक्ट प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक इफेक्ट। व्हेनेवर द चार्ज आर एट रेस्ट इट्स कॉल्ड ए स्टैटिक चार्ज, एंड व्हेनेवर द चार्ज आर इन मोशन इट्स कॉल्ड ए डायनेमिक चार्ज। व्हेनेवर चार्ज आर एट रेस्ट इट जनरेट्स द इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर कूलम्ब्स लॉ। Clear? And whenever the charge are in motion produce the magnetic force and magnetic effect. Clear? So we have two effects here, one is electric and the second one is magnetic. We will study this later in standard 12. Okay, the next one, electromagnetic force act over the large distances. Yes, this force acts over the large distances also. It does not need any kind of medium. It does not need any kind of medium. What is medium? I am speaking something, you are hearing. You are sitting in front of me. I am speaking, you are listening. So what is the medium in between me and you? The medium is air medium. Through air medium, my voice frequency is transmitting over to you, and you are listening my speech. Okay? तो हम दोनों के बीच में वो एयर मीडियम था, बट ये जब इफेक्ट होती है, ये जो फोर्स होता है उसमें कोई ऐसा मीडियम की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चलो, इट एनॉर्मसली स्ट्रॉन्ग कंपेयर्ड टू ग्रेविटी। एनॉर्मियसली मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, किससे कंपेरिजन में? ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिजन में। क्लियर? द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बीच में? बिटवीन टू प्रोटॉन्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने टाइम्स है? 10 to the power 36 टाइम्स ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम फॉर एनी फिक्स्ड डिस्टेंस। दो फिक्स डिस्टेंस अगर हम कंसीडर कर ले, मान लो यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे भी प्रोटॉन है, ये अपने दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस बेटा यहाँ पे क्या किया है, अपने अज्यूम किया है। क्लियर? तो ये दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है, कौन सा फोर्स है? फोर्स, और यहाँ पे ई लिख देते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने टाइम्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स से होगा 10 to the power 36 टाइम ग्रेटर होगा। कितना होगा? 10 to the power। तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो देयर आर टू फोर्सेस today we have discussed. First one is gravitational and the second one is electromagnetic force. Now the conclusion is that gravitational force is a universal force. It is a universal force and low range force. ठीक है, low range force, and it needs the mass of two objects. It needs the mass of two objects, and it is also applied for certain natural phenomena. And the electromagnetic force is what? It is just for the charged particles.
it's applied just for the charged particle as well as at rest or in motion. If we are applying this law for the at rest, it is called a Coulomb's law, and for the motion then it is done for the magnetic effect. ओके, लास्ट डिस्टेंस पे भी अप्लाई हो सकता है, मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कितना स्ट्रॉन्ग है, तो अगर 2 प्रोटॉन आप कंसिडर कर लो कोई सर्टेन डिस्टेंस पे, तो उससे 10⁻36 टाइम वो क्या है, ग्रेटर है। आया समझ में? तो 2 फोर्स फंडामेंटल जो है 2 फोर्स है उसके बारे में हमने आज डिस्क्राइब किया। ठीक है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने उसमें वर्कआउट किया है और अच्छा वर्कआउट किया है, तो बहुत ही जो क्या बोलते हैं उसको माइनर पॉइंट जो है वो सब ध्यान में रखने के बाद ही उसने एनालिसिस किया सभी पॉइंट्स पे। तो अदर स्टूडेंट्स है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मीनिंग ऐसा है कि अदर स्टूडेंट्स है उसको ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप लेक्चर देखने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, ये जो है पूरा आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है। सारे क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे करवाई है, वो सारे क्वेश्चन आपको राइट डाउन करने, वो लर्न करने, और इसमें से कोई ऐसा कोई टॉपिक आपको दिखे बहुत इंटरेस्टिंग है तो आप उसमें गूगल कर सकते हो। ठीक है ना, गूगल कर सकते हो, उसमें से कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो मेरे को पूछ सकते हो, एनालिसिस कीजिए। जो स्टूडेंट्स मेरे को सबमिट नहीं करवा रहे ये सब, ठीक है ना, उसको मेरी रिक्वेस्ट है आप और भी मतलब उसमें थोड़ा वर्कआउट कीजिए, और आपका जो होमवर्क है और असाइनमेंट है, ठीक है, मतलब जो भी मैं वर्कआउट या मैं आपका यहाँ से जो भी असाइनमेंट या तो जो भी वर्क देता हूँ वो प्रॉपरली कीजिए। आया समझ में? ओके, थैंक यू वेरी मच।